नाज़रीन का आरफ किसाना के चैनल पे खैर मकदम है। आज 28 जुलाई और मंगलवार है। आज के व्लॉग में मेनली हम स्वीडन के वर्क परमिट और यहाँ पे जो जॉब्स की सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ होने वाले जो अपडेट्स हैं, यहाँ की ख़बरें हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे इन व्लॉग्स की सूरत में मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इन्हें जो है वो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और बहुत से अब आप जो है वो इसे आगे शेयर भी करते हैं। तो आपका ये जो तावन है वो मेरे साथ रहेगा। तो इन व्लॉग्स की सूरत में मैं आपको स्वीडन के हालात हाज़रा, बल्कि स्कैंडिनेविया और बाकी दीगर जो अपडेट्स हैं उनसे भी मैं आगाह करता रहूँगा। तो आज हम ज़्यादा जो है वर्क परमिट और जॉब की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी अच्छी और एक जो है वो खुशाइंद ख़बर जो है वो ये है, दिल को छू लेने वाली, कि एक स्वीडिश बच्चा है 6 साला मिलो पैटरसन, उसने जनाब घर में जो ज़ेवरात होते हैं या कह लें कि ज्वेलरी, वो उसने आर्टिफिशियल बनाना शुरू की और बना के उसने फ़रोख्त करना शुरू की। और उसकी जो आमदनी है, एक तो थोड़ा सा हिस्सा वो अपने लिए रखना चाहता है कि किसी ज़ू वगैरह में जाने के लिए, बाकी उस रकम का ज़्यादातर हिस्सा वो स्वीडन में जो ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ की रिसर्च होती है उसके लिए वो रकम दे रहा है। और उसने कहा जी कि चूँकि उसकी वालदा भी इस ट्रॉमा से गुज़री थी और उनकी फैमिली का एक शख्स जो है वो ज़हनी सेहत के मसाइल की वजह से वो उसकी जान चली गई, तो उस 6 साल के बच्चे में ये सोच आई कि वो घर में बैठ के ये जो हार और जो बाकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह यहाँ बच्चों को सिखाते भी हैं स्कूलों में, तो वो उसने बना के फ़रोख्त करना शुरू की। और उसकी वालदा ने कहा जी कि मेरे इस बच्चे का जो जज्बा है ये देख के मुझे भी खुशी हुई है। और वो रकम इकट्ठी कर रहा है। और यहाँ पे एक यैन फ़ोन, आपको पता है कि इदारा है जो ज़हनी सेहत के हवाले से लोगों से भी डोनेशन देता है, आप भी दे सकते हैं। तो उसको जनाब वो डोनेशन देगा ताकि जो है वो ज़हनी सेहत के मरीज़ों की सेहत बेहतरी के लिए, इलाज के लिए जो है वो रकम खर्च हो। तो वाकई जनाब हम मिलो पैटरसन को सलूट पेश करते हैं उसकी इस अजीम खिदमत पे, इंसानी खिदमत पे। और हमें बच्चों को शुरू से ही ऐसी चीज़ों के लिए उभारना चाहिए, चैरिटी के कामों के लिए, इंसानी कामों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं इस काम को लेके आगे बढ़ें। अब हम जनाब वर्क परमिट का जो जॉब्स की सिचुएशन है इसके हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ का जो एक बड़ा अखबार है दागन्स निहेतर DN, उसने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है जो इमिग्रेंट्स के हवाले से, जो यहाँ पे जॉब्स करते हैं और जॉब मिलने के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि तमाम के तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। कुछ जो है उनके लिए यहाँ पे जॉब हासिल करना आसान होता है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। उन्होंने कहा जी कि जो लोग स्वीडन आने से पहले यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ वो जॉब ऑफ़र ले लेते हैं, रवाबत कायम कर लेते हैं, उनके लिए जॉब हासिल करना निस्बतन आसान होता है उन लोगों के लिए जो यहाँ आके काम ये शुरू करते हैं। फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं, उनको लैंग्वेज की वजह से, तजर्बे की वजह से, तालीम की वजह से बाज़ का जो है वो ख़ासी मुश्किलात पेश आती है जॉब हासिल करने में, और उनको ज़्यादा वक्त लगता है बनिस्बत उन लोगों के लिए जो स्वीडन में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ वो कुछ तालीम हासिल करते हैं, यहाँ एज ए ट्रेनी पोजीशन प्रैक्टिस करते हैं, उनके रेफरेंस बन जाते हैं, तो उनके लिए जॉब हासिल करना जो है वो ज़्यादा आसान है। फिर इसमें जो नौजवान है उनके लिए और आसान है, उसकी वजह उनकी स्वीडिश लैंग्वेज है, उनके कॉन्टैक्ट है, उनकी यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ हो सकती हैं, यहाँ से उन्होंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए गए हों। तो ये रिपोर्ट बताती है कि अगर आप स्वीडन में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तो कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, आप अपने CV में लिखते भी हैं रेफरेंसेस। दूसरा, अगर यहाँ आपको मौका मिला कुछ पढ़ने का, कोर्स करने का, तो वो भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो फिर ये देखते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ तालीम हासिल की है, आपने यहाँ एज ए ट्रेनी पोजीशन हासिल किया है, वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। वो फ़ोन कर सकते हैं उसको, वो आपके रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इस रिपोर्ट में एक और चीज़ कही गई है जिस पे पहले भी कई दफ़ा बात की है कि बाज़ औक़ात गैर मुल्की नाम होने की वजह से उम्मीदवारों को, हालांकि उनकी बराबर काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू में उनको कम बुलाया जाता है, उनको जॉब के मौके कम मिलते हैं। और ये एक संजीदा मसला है और इस पर कई दफ़ा बात हुई है, इस पर लोग जो है
वो अक्सर अपनी राय इज़हार करते हैं। और कई लोगों ने यहाँ पे नाम भी तब्दील किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी यहाँ कहते हैं जी कि हमने हमारा इमिग्रेंट नाम है, हमारा हुलिया भी ऐसे ही है, लेकिन इसके बावजूद हम जॉब कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें दोनों तरफ से बात है। तो नॉट शेल में यह है कि यहाँ सिर्फ स्वीडन आ जाना काफ़ी नहीं है। जॉब के लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, तालीम हासिल करना पड़ेगी, स्वीडिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप जो है वो जॉब की तरफ जा सकते हैं। और फिर वर्क परमिट के जो नए कानून बनाया अभी जून के बाद, इसके बाद जो सूरत हाल ये है कि बाज़ ऐसे शोबे जिनको उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, यानी 90% उनकी 70% तनख्वाह पे भी वर्क परमिट इशू हुए हैं, तो उनमें जो है वो वर्क परमिट जारी होने की रेशो जो है वो ज़्यादा है, 58% रेशो ज़्यादा है वर्क परमिट जारी होने में। और जो ख़ास शोबे हैं उनमें जो लोग यहाँ गर्मियों में आके स्ट्रॉबेरीज़ और दूसरी जो बेरीज़ वगैरह इकट्ठी करते हैं वो लोग हैं, और फिर जंगलात में काम करने वाले आईटी के लोग हैं, सिस्टम डेवलपर्स हैं और इंजीनियर्स हैं। इन शोबों में जो है वो काफ़ी नुमायाँ जो है वो देखी गया है इजाफ़ा। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर ये भी है कि यहाँ पे जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, बाज़ लोग होते हैं जिनको सेहत की वजह से किसी मददगार की ज़रूरत होती है, तो उसको पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, उनको जो है वो उन्होंने 90% तनख्वाही उनकी रखी है, 70% नहीं रखी, यानी उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया, यानी 34,000 समथिंग जो तनख्वाह है। उसकी वजह से यहाँ पे मुलाजमीन की कमी देखने में आई है, लोग मिल नहीं रहे, और जिन लोगों को ज़रूरत है वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियाँ मुश्किल है, और ख़ानदान जो है वो परेशान है कि हम पर्सनल असिस्टेंट्स को कहाँ से लाएँ। तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि हुकूमत को ऐसे शोबे जो सेहत से मुतल्लिक़ है, पर्सनल असिस्टेंट हैं, इनको भी एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना वो लोग भी नहीं मिलेंगे। और उनमें काम करना आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तजर्बा हो, लेकिन देखते हैं कि अगर हुकूमत उसको एग्जेम्प्ट करती है तो वहाँ फिर लोगों के लिए कुछ आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन वहाँ स्वीडिश लैंग्वेज तो ज़ाहिर आनी चाहिए, क्योंकि जब आपने काम करना है तो आपकी वहाँ कम्युनिकेशन है। चाहे जाए कि अगर कोई किसी की और कोई ज़बान है और वो ज़बान आपको आती है तो फिर तो आपके लिए और मसला है। और जो यहाँ पे समर में लोग आते हैं बेरीज़ उठाने के लिए, अक्सरियत उनकी थाईलैंड से आया करती थी, फिर वर्क परमिट की वजह से आने कम हो गए। अब नए कानून में जो है वो एग्जेम्प्ट हुआ है, तो उनमें अब इस साल 950 लोगों को वर्क परमिट मिला है, पिछले साल सिर्फ 80 लोगों को मिला था। और इसमें यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यूनियन उन जगहों पे जा रही है, देख रही है जो बाहर से वर्कर आ रहे हैं उनको तनख्वाह ठीक मिल रही है, उनके रहने की, उनकी बाकी कंडीशंस ठीक हैं, और यूनियन ने इसमें खासा रोल प्ले किया, जिसके बाद जो है वो लोगों को वर्क परमिट भी मिले हैं, यहाँ पे उनकी तनख्वाह भी बेहतर हुई है। लेकिन इसके साथ तकरीबन 600 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई हैं, क्योंकि जिन कंपनीज़ के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उन कंपनी की माली पोजीशन, इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो तनख्वाहें भी नहीं दे सकते, तो माइग्रेशन एजेंसी ने उनकी जो है वो एप्लीकेशंस को जो है वो रिजेक्ट किया। तो ये जनाब वर्क परमिट के और जॉब के हवाले से जो सिचुएशन है वो मैं आपकी खिदमत में पेश की। इसके अलावा यहाँ पे जो अपडेट्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो मैं रेगुलरली आपको पेश करता जा रहा हूँ। अगर आप इन व्लॉग्स को बाकायदगी से देखते हैं तो फिर आपको जो है वो यहाँ की सूरत हाल से आगाही होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।